नील विला की ऊंची और काली पड़ चुकी दीवारें उस घने जंगल के बीच किसी सोए हुए राक्षस की तरह लग रही थीं। सालों से बंद पड़ी इस हवेली के कमरों में धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़न और नमी की गंध थी। आर्यन ने अपने कोट का कॉलर ऊपर चढ़ाया और टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। वो यहाँ एक नई कहानी लिखने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी वो खुद नहीं लिखेगा, बल्कि कोई और उसके चारों ओर बुनने वाला है। साहब, काम शुरू करें? ये भारी और ठंडी आवाज ने आर्यन को चौंका दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक आदमी खड़ा था। उसकी कद काठी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें वे इतनी गहरी और काली थीं कि उनमें देखना मुश्किल था। उसके कंधे पर एक पुराना झोला था, जिससे लोहे के औजारों के टकराने की खर्च खर्च की आवाज आ रही थी। आप शंकर मिस्त्री? आर्यन ने संभलते हुए पूछा। जी, गांव वालों ने कहा था कि आपको हवेली की दीवारें दुरुस्त करवानी है। शंकर ने बिना पलके झपकाए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, लेकिन इतनी देर? सूरज डूबने वाला है। आर्यन ने कलाई घड़ी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन इतनी देर? सूरज डूबने वाला है। आर्यन ने कलाई घड़ी की ओर देखते हुए कहा। शंकर ने एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। साहब, कुछ दीवारें उजाले में नहीं उठाई जाती। ईंटों को भी रात की खामोशी पसंद है। आर्यन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने शंकर को वो कमरा दिखाया जिसकी छत से पानी टपक रहा था और दीवारें फटने लगी थीं। शंकर ने अपना झोला खोला। उसके औजार अजीब थे, पुराने, जंग लगे हुए, और उन पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे। काम शुरू हुआ, पर यह सामान्य काम नहीं था। आर्यन ने गौर किया कि शंकर ने बाजार से मंगाया हुआ सीमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने अपने झोले से एक मटका निकाला जिसमें गहरा लाल खून जैसा गाढ़ा लेप भरा था। यह क्या है शंकर? आर्यन ने पास जाकर पूछा। शंकर ने उसे देखे बिना एक ईंट पर वो लेप लगाया और उसे दीवार पर रखते हुए फुसफुसाया। ये जड़ों का बंधन है साहब। जो एक बार इससे जुड़ गया वो फिर कभी अलग नहीं होता। न ईंट, न इंसान। उसी पल हवेली के बाहर अचानक बिजली कड़की। पूरे कमरे में एक सेकंड के लिए रोशनी हुई और आर्यन को लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली शंकर की परछाई उसके शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और उसके दो नहीं बल्कि कई हाथ थे जो दीवार के भीतर कुछ छिपा रहे थे। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा जो अभी खुला था अब वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक नई ताजी बनी हुई दीवार खड़ी थी। शंकर मिस्त्री ने अपनी कन्नी से ईंट पर धीरे से चोट की। टुक टुक टुक। हवेली को नया रूप मिल रहा है साहब, बस देखते जाइए। आर्यन की सांसें फूलने लगी थी। उसने पागलों की तरह उस जगह को टटोला जहां कुछ ही देर पहले दरवाजा था। वहां अब सिर्फ खुरदरी ईंटें और वो अजीब सा लाल लेप था जो अभी भी गीला था। शंकर, ये क्या मजाक है? दरवाजा कहाँ गया? आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज बंद कमरे में गूंजकर वापस उसी के पास आ गई। शंकर मिस्त्री ने मुड़कर भी नहीं देखा। वो पूरी तन्मयता से अगली ईंट रखने में व्यस्त था। साहब, इस हवेली की अपनी मर्जी है। नील विला मेहमानों को जल्दी जाने नहीं देता। उसे सजावट पसंद है। आर्यन ने पीछे हटते हुए दीवार से सटकर खड़ा हो गया। अचानक उसे अपने कान के पास एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। आर्यन। वो उछलकर कमरे के बीच में आ गया। कौन है? कौन बोला? शंकर ने काम रोक दिया और अपनी गर्दन टेढ़ी करके आर्यन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दीवारें बोल रही हैं साहब,
क्या आपने नहीं सुना? वे भूख से कराह रही है। सालों से इस हवेली को कोई भेंट नहीं मिली। तुम पागल हो गए हो, मुझे यहां से बाहर निकलना है। आर्यन ने कमरे के दूसरे कोने में लगी खिड़की की ओर दौड़ लगाई। उसने खिड़की के पल्ले खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम थे। जैसे ही उसने कांच पर हाथ रखा, उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर बाहर का जंगल नहीं, बल्कि एक और दीवार खड़ी थी। शंकर ने एक गहरी हंसी हंसी। मैंने कहा था ना साहब, मैं दीवारें नहीं माया जाल चुनता हूं। इस कमरे की 6 दिशाएं हैं और हर दिशा अब बंद हो रही है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और शंकर की ओर झपटा। बताओ, ये सब क्या जादू टोना है और ये लाल रंग का मसाला क्या है? उसने झटके से शंकर का वो मटका फर्श पर गिरा दिया। मटका टूटते ही वो लाल लेप पूरे फर्श पर फैल गया। उसकी गंध अब और भी तेज हो गई थी। वो लोहे जैसी गंध थी, बिल्कुल ताजे खून जैसी। लेकिन जो फर्श पर फैला, उसे देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लाल लेप के बीच में कुछ सफेद और सख्त चीजें तैर रही थीं। आर्यन नीचे झुका और एक चीज उठाई। वो एक इंसानी दांत था। ये क्या है शंकर? आर्यन की आवाज कांप रही थी। नींव की मजबूती साहब, शंकर ने अपनी कनी हवा में लहराते हुए कहा। पुरानी ईंटें बिना जान के नहीं जुड़ती। आपके दादाजी ने भी यही तरीका अपनाया था, तभी तो ये हवेली आज भी खड़ी है। अब आपकी बारी है इस हवेली का हिस्सा बनने की। तभी कमरे की चारों दीवारों से एक साथ खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। ईंटों के बीच की दरारों से वही लाल तरल पदार्थ रिसने लगा। अचानक उस दीवार से, जिसे शंकर अभी बना रहा था, एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे एक चेहरे का रूप ले रही थी। वो चेहरा हूबहू आर्यन के दादाजी जैसा लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें पत्थर की थीं। आर्यन पीछे की ओर गिरा। उसका गला सूख चुका था। दीवार में उभरा हुआ उसके दादाजी का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों से वही लाल तरल पदार्थ आंसुओं की तरह बह रहा था। भागो यहां से, आर्यन! दीवार के भीतर से एक भारी और दम घुटती हुई आवाज आई। वो उसके दादाजी की ही आवाज थी, जो ईंटों के दबाव में दबी हुई लग रही थी। शंकर मिस्त्री जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सूखी ईंटें आपस में रगड़ खा रही हो। अब कोई नहीं भागेगा साहब। नींव को अपना असली हक मिल गया है। इस हवेली की दीवारों को मजबूत करने के लिए पुराने खून को नए खून की जरूरत है। शंकर में अपनी कन्नी हवा में लहराई। जैसे ही उसने एक मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया, फर्श पर फैला हुआ लाल लेप सांपों की तरह रेंगता हुआ आर्यन की ओर बढ़ने लगा। वो लेप आर्यन के पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं! आर्यन चिल्लाया। उसने पागलों की तरह आसपास देखा। कमरे में कोई हथियार नहीं था, सिवाय उसके दादाजी के उस पुराने ट्रंक के जो कोने में पड़ा था। जैसे ही लाल लेप ने आर्यन के जूतों को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके पैरों में चुभ गई हों। वो लड़खड़ाकर ट्रंक पर जा गिरा। झटके से ट्रंक का ताला टूट गया और उसके अंदर से कुछ पुरानी किताबें और एक चांदी का साहुल, जो मिस्त्री दीवार की सीध नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाहर गिर पड़ा। आर्यन ने बिना सोचे उस चांदी के साहुल को उठा लिया। जैसे ही उसका हाथ उस धातु पर पड़ा, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसे छोड़ दो। शंकर की आवाज में पहली बार डर सुनाई दिया। वो आर्यन की तरफ झपटा, लेकिन आर्यन ने वो साहुल हवा में लहरा दिया। साहुल से एक तेज सफेद रोशनी निकली। जैसे ही वो रोशनी उन काली और खूनी दीवारों पर पड़ी, दीवारें चीखने लगी।
फर्श पर रेंगता हुआ वो लाल लेप पीछे हटने लगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है मिस्त्री। आर्यन की आवाज में अब डर की जगह एक अजीब सा साहस था। उसे एहसास हुआ कि ये साहुल उसके दादाजी का था, जो शायद खुद भी इस मायाजाल से लड़ चुके थे। आर्यन ने देखा कि जहां जहां साहुल की रोशनी पड़ रही थी, वहां वहां शंकर का बनाया हुआ मायाजाल टूटने लगा था। गायब हुआ दरवाजा फिर से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, शंकर चिल्लाया। उसका चेहरा अब बदलने लगा था। उसकी त्वचा फटने लगी थी और उसके अंदर से ईंटें और गारा बाहर झांक रहे थे। वो खुद भी इस हवेली की दीवारों का ही एक हिस्सा था। शंकर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी कन्नी आर्यन के सीने की ओर फेंक दी। आर्यन ने साहुल को ढाल की तरह आगे कर दिया। जैसे ही लोहे की कन्नी चांदी के साहुल से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा धुएं से भर गया। धुआं छटते ही आर्यन ने देखा कि दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन शंकर मिस्त्री वहां नहीं था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ उसका वो झोला पड़ा था, जिससे अब भी खून रिस रहा था। आर्यन हाफते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी उसे सुनाई दिया, टुक टुक टुक। आवाज कमरे से नहीं बल्कि हवेली की नींव से आ रही थी, जैसे कोई अब भी नीचे अंधेरे में बैठकर दीवारें चुन रहा हो। आर्यन दरवाजे से बाहर गलियारे में भागा, लेकिन वो रुका नहीं। टुक 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 की वो आवाज उसका पीछा कर रही थी। वो आवाज ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी, जैसे हवेली का दिल धड़क रहा हो। आर्यन समझ गया कि जब तक वो नींव के रहस्य को खत्म नहीं करता, ये मायाजाल उसे कभी बाहर जाने नहीं देगा। उसने टॉर्च जलाई और उन सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो सीधे बेसमेंट तहखाने में जाती थी। तहखाने का खौफ। तहखाने की हवा भारी और गर्म थी। वहां पहुंचते ही आर्यन के होश उड़ गए। वहां कोई ईंट या पत्थर की दीवारें नहीं थी। तहखाने का ढांचा हड्डियों और जमे हुए खून के गारे से बना था। बीचों बीच एक विशाल खंबा था जो पूरी हवेली का भार थामे हुए था, और उस खंबे के पास खड़ा था शंकर मिस्त्री। पर अब वो इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर आधा दीवार में धंसा हुआ था और आधा बाहर था। उसके हाथों की जगह ईंटें बिछाने वाले औजार उग आए थे। देर कर दी साहब। शंकर की आवाज अब चारों दिशाओं से गूंज रही थी। नील विला को उसका नया मालिक मिल गया है। अब आपको बस आखिरी ईंट रखनी है। असली सच्चाई शंकर ने हाथ के इशारे से खंबे की ओर इशारा किया। खंबे में एक छोटा सा छेद खाली था, ठीक एक इंसान के दिल के आकार का। आर्यन ने देखा कि उस छेद के भीतर उसके दादाजी की वही चांदी की अंगूठी चमक रही थी जिसे वे हमेशा पहनते थे। आर्यन को समझ आया कि उसके दादाजी ने खुद को इस हवेली की नींव में बलिदान कर दिया था ताकि ये मायाजाल बाहर न फैल सके। शंकर मिस्त्री कोई इंसान नहीं बल्कि इस हवेली की भूख का एक मोहरा था जो हर पीढ़ी के वारिस को यहां खींच लाता था। महामुकाबला। मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगा। आर्यन ने चिल्लाकर हाथ में पकड़ा हुआ चांदी का साहुल प्लम बॉब उस खंबे की ओर फेंका। जैसे ही चांदी उस खूनी खंबे से टकराई, एक चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगी और ऊपर से मलबा गिरने लगा। शंकर मिस्त्री का शरीर मिट्टी की तरह दहने लगा। अगर नींव टूटी तो तुम भी नहीं बचोगे। शंकर की आखिरी आवाज हवा में विलीन हो गई। आर्यन ने देखा कि वो खंबा गिर रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श फट गया और वो नीचे अंधेरे में गिरने लगा। गिरते गिरते उसके हाथ में वही चांदी का साहुल और दादाजी की अंगूठी आ गई।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नील विला पूरी तरह जमींदोज हो चुका था। वहां सिर्फ मलबे का ढेर था। लोग बातें कर रहे थे कि आखिरकार उस शापित हवेली का अंत हो गया। शहर के एक छोटे से अस्पताल में आर्यन की आंखें खुली। वो बच गया था, लेकिन उसके शरीर पर उन लाल ईंटों के निशान हमेशा के लिए छप गए थे। उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोली। हथेली में वो चांदी का साहुल था। अचानक उसे अपने कमरे की दीवार के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुक तुक तुक। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दीवार की ओर देखा। वहां एक छोटी सी दरार थी और उस दरार से वही लाल खून जैसा लेप धीरे धीरे बाहर रिस रहा था। मायाजाल अभी खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नए पते पर शिफ्ट हो गया था। ये कहानी यही समाप्त होती है। जल्दी मिलेंगे।